चलिए लेट अस स्टार्ट। नहीं हो गया, इट्स वर्किंग ना। यहाँ पे आ जाइए ना प्रसाद, कोई बात नहीं, हम लोग भी टूटे हैं थोड़े से। थोड़ा सा आज एडजस्ट करिए, क्योंकि क्या है, पार्टनरशिप वालों का भी ये उसमें है, आप लोग का भी है, और जिनका नहीं भी है उनके लिए भी रेलेवेंट है ये चैप्टर। बात बंद करिए ना, कारण कि आपके प्रोजेक्ट्स ना इसी पे बेस्ड हैं। सो क्या होता है कि शेड्यूल 3 से ही आपका रेशियो एनालिसिस बनता है, शेड्यूल 3 से ही ऑनेस्टली आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल के एक चैप्टर है करते हैं, और शेड्यूल 3 से ही आपका एसी बंद नहीं है, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है सर, लोग ज़्यादा हो गए हैं, पर इल वर्क। 10 मिनट दीजिएगा थोड़ा, एक स्टार्ट। अच्छा लिंक भी नहीं भेजे हैं, गेट बंद कर दो ना मोनल ढंग से थोड़ा। So you cannot do your financial statement analysis as long as, चलिए ना अब स्टार्ट करते हैं सर। आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कोई भी चैप्टर नहीं कर पाएंगे अगर आपका शेड्यूल 3 नहीं आता है। सो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है कंपैरेटिव कॉमन साइज, आपके सिलेबस में एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। ये सब अनडूएबल हो जाएगा अगर आपको रेशियो एनालिसिस नहीं आता है, सॉरी शेड्यूल 3 नहीं आता है। सो वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड? ऑनेस्टली अगर बोले तो थोड़ा सा ना स्ट्रैटेजी में भी मेरे को लगता है पीछे हम लोग। पहले क्या कराते थे हम, कभी भी कंपनी बैलेंस शीट चालू कराने से पहले या कंपनी इशू ऑफ शेयर चालू कराने से पहले शेड्यूल 3 करा देते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, शेड्यूल 3 के क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होने लग गया। सो पहले क्या होता था, पूरी शेड्यूल 3 ही बनाने को ज़्यादातर दे देते थे ये लोग, लेकिन अब जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग बेसिकली how would you classify or write down the heading and subheadings of things to be disclosed in the balance sheet? So देखिए अभी तक अगर आप पार्टनरशिप का बेसिक्स देखें, सो पार्टनरशिप के बेसिक्स में इधर जगह है, थोड़ा जगह बना दो। अगर आप कभी भी पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनाएं या क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स आपने किया, सो हमारा बैलेंस शीट कैसा दिखता है? वी हैव अ बैलेंस शीट विच शोज a horizontal balance sheet which we had liabilities on the left hand side and assets on the right hand side and true false। अश्विन ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं था, मतलब कुछ सम्स आपने देखे होंगे जहाँ कैपिटल पहले आता था और क्रेडिटर वेडिटर बाद में आता था। कभी कभी क्रेडिटर हम पहले लिख देते थे, कैपिटल लास्ट में लिखते थे। मार्शलिंग बोलते थे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। बट व्हेन यू बिकम अ कंपनी, यू आर डीलिंग विद अदर पीपल्स मनी, सो यू कैन नॉट प्रेजेंट योर बैलेंस शीट इन जस्ट अ रैंडम वे। सो जब भी आप कंपनी बनेंगे, जब आप कंपनी अकाउंट्स बनाएंगे, आपको बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इसीलिए चैप्टर का नाम जो है ना, वो बैलेंस शीट नहीं है, शेड्यूल 3 है। सो कंपनीज एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 3 बोलकर बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्क्लोज करता है कि आपका बैलेंस शीट दिखना कैसा चाहिए और उसमें आप क्या क्या दिखाएंगे। तो ओरिजिनली अगर आप जानना चाहते हैं कि पहले कंपनीज बैलेंस शीट कैसे दिखाती थी, पहले शेयर कैपिटल होता था, रिजर्व्स एंड सरप्लस होता था, सिक्योर्ड लोन होता था, अनसिक्योर्ड लोन होता था, और करंट लायबिलिटी होती थी, बस यही था। शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों जाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दो कंपनी वाले बता दीजिए, मान्य आप पार्टनरशिप को नहीं काउंट कर रहे हैं हम आपको, कंपनी रिजर्व्स जो आप पढ़े हैं अभी तक, कोई रिजर्व जो कंपनी में सुने आपने उनके नाम, दो ही सुने हो अगर, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये सारे रिजर्व इसमें दिखाते थे हम लोग। सिक्योर्ड लोन का मतलब और अनसिक्योर्ड लोन का मतलब दोनों नॉन करेंट लाइबिलिटी होती थी। नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब लंबी चौड़ी लाइबिलिटी। सिक्योर्ड लोन का मतलब इसके खिलाफ कुछ गिरवी है, अनसिक्योर्ड लोन का मतलब कि इसके अगेंस्ट कोई कोलैटरल नहीं है, कुछ गिरवी नहीं है, कुछ हाइपोथिकेशन, कोई मॉर्गेज, कुछ नहीं है। एंड करेंट लाइबिलिटीज़ में आप करेंट लाइबिलिटीज़ में जो जो आप नाम जानते हैं,
क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्री रिसीव्ड इनकम, ये सब उधर चले जाता था। एसेट साइड ज़्यादा आसान हुआ करता था। एसेट साइड में वी यूज टू हैव टेंजिबल एसेट्स एंड वी यूज टू हैव नॉन करेंट अदर एसेट्स। लाइक फॉर एग्जांपल टेंजिबल के अलावा इन्वेस्टमेंट्स थे, इन्वेस्टमेंट्स के अलावा मान लीजिए इंटेंजिबल्स थे, तो टेंजिबल में ही डाल देते थे। प्लांट एंड मशीनरी इज फिजिकल एसेट, राइट। गुडविल वाज इंटेंजिबल। और बेसिकली उन्होंने दो पार्ट में तोड़वाया था, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। तो आज ना गूगल का ज़माना है, चैट जीपीटी है आप लोग के पास। अगर आप 2013 से पहले का बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो जस्ट गूगल करना कंपनीज एक्ट 1956 का बैलेंस शीट। तो जब कंपनीज एक्ट 1956 का बैलेंस शीट था, वो अमेंड होते 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 चेंज होता गया। और फिर 2013 में ये डिसीजन लिया गया कि यार ये लेफ्ट राइट वाला सीन नहीं होगा। एक पन्ना पे आप बैलेंस शीट बनाएंगे, लाइबिलिटीज ऊपर रहेंगी, एसेट्स नीचे रहेंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट्स, इट हैज टू बी द वर्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी साइड का नाम बदल दिया गया, सबसे पहला काम और सबसे बड़ा चेंज जो हुआ। हमारे बचपन में हमने पहला चैप्टर कौन सा किया होगा बता सकते हैं मैम? जर्नल नहीं किया था, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। पहला चैप्टर क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन। आप सब लोगों ने याद करिए, कुछ बिजनेस सोचा था, कुछ बच्चों ने जिम खुलवाया था, कुछ बच्चों ने आरकेसी बोला था करेंगे। एक क्लास हुआ था इस पर, याद करें। एक ट्रांजैक्शन आप बोलते थे, हम लोग C+L=A पे जज करते थे कि हाँ बिजनेस खोलते हैं। एंड दीज थिंग्स हैपेंड, इफ यू डोंट रिमेंबर इट्स ओके, बट वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स वेयर C+L, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स. So therefore the liability side from today will be called equities and liabilities. Equities refers to capital and liability refers to outsiders. So हमारा जो फर्स्ट हेडिंग बनता है बैलेंस शीट का, वो है equities and liabilities. Please be very careful. हाँ, there are two types of questions. प्रांशु ध्यान दीजिएगा. हाँ, let me tell you what is more probable और क्या आने वाला है. Number one type of questions are MCQ questions, where they will ask you, tell me where would you disclose the following items. लास्ट 4 साल से पूरा बैलेंस शीट पे सवाल नहीं आता. लास्ट 4 साल से इन्होंने स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है. नाउ दे आर सेइंग दैट वी डोंट वांट यू टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर अस. आई विल आस्क यू सर्टन आइटम्स. आप मेरे को अपनी नॉलेज से बताएं कि कौन सी चीज़ कौन से हेडिंग और सब हेडिंग में जाएगी. आई विल एक्सप्लेन व्हाट अ हेडिंग और अ सब हेडिंग मीन्स, बट फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट फर्स्ट. This is not a heading or subheading, this is the liability side, equities and liabilities side. The first heading under that side is called shareholders fund. मालिक का पैसा. ईशानी प्लीज आंसर. बिजनेस में क्या सिर्फ मालिक का पैसा लगाया हुआ ही होता है कि कभी कभी कमाया हुआ पैसा भी होता है? तो डू यू रिमेंबर, इफ यू हैव अटेंडेड फंडामेंटल्स, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो हाँ ना में जवाब दीजिए. आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस 10 लाख ऑफ रुपीज, बट आई हैव अर्नड प्रॉफिट ऑफ 30 लाख ऑफ रुपीज विच इज स्टेड इन द बिजनेस नॉट ड्रॉन. तो कैपिटल आज 30 है, 10 है कि 40 है, लेकिन कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि कमाया कितना था, लगाया कितना था. यहाँ पर वो डिस्टिंक्शन होगा सर. शेयर कैपिटल में फर्स्ट में जाएगा, मतलब 1 का ए नहीं दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए. 1 का ए वुड बी शेयर कैपिटल. बी वेरी ऑनेस्ट विथ मी बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ यू हैव एंड सम ऑफ यू हैवंट. इफ यू आर शिशी एकेडमी, एमपी बिरला, अदर देन दैट ऑल स्कूल्स हैव डन द बैलेंस शीट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. सर इस पे अलग सवाल बनते हैं. सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, less calls in arrear, add share for feature. The best part is when you are doing schedule 3 without doing issue of shares. If you are doing schedule 3 without doing issue of shares, they do not ask us questions on share capital note. Only when we have done issue of shares, we know what add share for feature means, the amount of forfeited shares which were not reissued, what calls in arrear means, those shares which are defaulters but not yet forfeited.
people who have been either not fully called or not fully paid goes under one category. वो सब का नॉलेज के लिए इशू ऑफ शेयर्स पहले ख़त्म करना होगा. तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, LSA, DPS, DBPC, Heritage, I have completed balance sheet questions with you. So certain times, if you have done issue of shares and you have this in your exam, it is very much possible that they simply could tell you that prepare a share capital note for us. ये सब है, आप हमको बस शेयर कैपिटल का अमाउंट इधर क्या जाएगा वो बताएं. ऑन द अदर हैंड, इफ यू डोंट हैव इशू ऑफ शेयर्स इन द फर्स्ट टर्म, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम अस. बोलेगा कि आप इसको कैसे डिस्क्लोज करते हैं. तो सबसे पहले देखिए, इक्विटी हो या प्रेफरेंस, जाएगा वो शेयर कैपिटल में. एंड याद रखिए, जितने मांगे हैं उतना ही आप उसको मालिक बना सकते हैं. लेकिन अगर उसने कुछ डिफ़ॉल्ट किया है, बस वो लेस हो जाता है. सो देयरफॉर शेयर कैपिटल नोट में दो ही चीज़ जाएगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. वी विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट. नो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, नो इशूड, नो सब्सक्राइब, नॉट फुल्ली पेड, वो सब गंदगी नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा. यहाँ बैलेंस शीट में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया जाएगा. दोनों को जोड़कर अमाउंट लिखना है इधर, या सिंपली पूछेगा ईशानी ये दोनों कहाँ जाते हैं. सो व्हाट इज द सब हेडिंग? शेयर कैपिटल. व्हाट इज द मेजर हेडिंग? शेयर होल्डर्स फंड. क्या दो चीज इधर जा रहा है? बस बात मैं तो नहीं लिख रहा हूं, आप साथ साथ लिखते रहें. इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. क्लियर है? एक बच्चा पूछा, भैया थियोरेटिकली बताइए ना, इधर वैल्यू क्या जाता है. देखिए, जो लोग पढ़ा है ना सिर्फ वही जानता है हम क्या बोलने वाले हैं. अभी पेड अप शेयर कैपिटल जाता है इधर. सोच कर देखिए एक बार, आराम से 2 मिनट दिमाग लगाइए. पेड अप शेयर कैपिटल मतलब जितना मिला है. तो अगर सोचिए कॉल्स इन अरियर है, लेस हो जाता है. फुल्ली पेड है तो लेस कुछ नहीं होगा. सो अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो क्या जाता है, कॉल्ड अप की पेड अप? पेड अप, क्योंकि कॉल्स इन अरियर तो हम डिडक्ट कर देते हैं. तो जितना मिला है उतने का ही आप मालिक बनाते हैं. फॉर री इशू ऑफ अ शेयर, उस सिनेरियो में. पर बैलेंस शीट के लिए सर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है. वो तो जुगाड़ है, वो इसमें नहीं जाता. तो वेरी गुड क्वेश्चन सर. आप 2 शेयर कैपिटल किए ही नहीं है, यू हैव नॉट मेड देम द ओनर, दे आर अ लाइबिलिटी, दे विल बी शोन अंडर द हेडिंग ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज, दे विल नॉट गो अंडर शेयर कैपिटल. अग्रीड? वी हैव नेक्स्ट, सॉरी, रिजर्व्स इन सरप्लस. अंकित, आप एडमिशन वाले हैं, फंडामेंटल्स वाले हैं, बच्चे हैं आप, है ना. आप हमको बताइए सर, 10 रिजर्व्स का नाम अगर आप हमको बता पाए. हम बताते हैं, जनरल रिजर्व और कुछ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और कुछ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. बहुत बढ़िया, पता है आपको, ये बहुत बड़ा बात है. कोई भी रिजर्व है आपका, आप उसको अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेके जाएंगे. मोनल, आप कंपनी वाले हैं, आपने कंपनी से अपना जर्नी स्टार्ट किया है. कंपनी रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम SP, सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड कैपिटल रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को छोड़कर कोई रिजर्व बता सकते हैं? इट माइट बी यू हैवंट स्टडीड अबाउट इट, यू मस्ट हैव हर्ड इट कहीं से, इट कुड बी एनीथिंग, बट नाम सुन के आपको लगेगा कि ये रिजर्व ही है. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. There are certain rules for a company to pay dividend. So for that they have to create certain reserves. So उसके लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. सो वो कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा. ये सब फैंसी नाम से आपको डराया जाएगा, पर आपको नेचर समझना है, नाम याद नहीं करना है. PL का बैलेंस को भी एक रिजर्व माना जाता है, हाँ या ना? उसका नाम है सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो नॉर्मली आप PL देखते हैं एडमिशन में, कंपनी में वो मतलब थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, उसका नाम बन जाता है सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट. ट्रू फॉल्स ध्रुव, वो नेगेटिव में भी हो सकता है. यू कुड हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ PL. ईशानी, व्हाट वुड यू डू देन? If you have a negative balance in the PL account,
What does it imply? You are under accumulated losses. डिडक्ट कर देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस से, क्योंकि सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल एकमात्र ऐसा ही रिजर्व है जो नेगेटिव में हो सकता है, बाकी सारे रिजर्व्स मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव में नहीं जाएंगे. पर सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज नथिंग बट योर पीएल अकाउंट. एंड इफ यू हैव डन एडमिशन विथ मी, ये कभी कभी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता था, पीएल डेबिट बैलेंस. ये कंपनी में एसेट साइड में नहीं आता है, रिजर्व से ही डिडक्ट हो जाता है. तो हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ ना, बना के दे तो एक ठो, बोले कहाँ दिखाएगा रे तुम ये. और अगर डेबिट बैलेंस है तो ये लिखना पड़ेगा डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो हम चाहते हैं फिर से सो हम, चाहे एडमिशन रिलेटेड आया हो, मतलब कंपनी रिलेटेड या पार्टनरशिप रिलेटेड, 12 रिजर्व का नाम लेना है सर आपको. 12 मुश्किल है, सुन के ईजी लगता है नहीं. जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बहुत बड़ा रिजर्व है. सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अच्छा, जिस प्रकार से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. अब थोड़ा बहस करिए, ऐसा कैसा कैपिटल जो रिडीम होता हो? नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं, पर वहीं उनको रिडीम करने के लिए 15% ऑफ प्रॉफिट्स आपको अलग रखना पड़ता है, एक अलग रिजर्व में, नोन एज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. हम बोल रहे हैं ये सब का नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सुनकर आपको रिजर्व वाला फीलिंग आना चाहिए, वो रिजर्व की कैटेगरी में ही जाना चाहिए. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? मेरा एक सवाल प्रीति के लिए है. प्रीति, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल? ये क्वेश्चन अगर आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में नहीं आया, मैं आपको पिछला महीना जितना भी पढ़ाई आपकी है उसका फीस वापस कर दूंगा, सब स्कूल में. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये सवाल आपके एग्जाम में थ्योरेटिकली नहीं आया तो मनी बैक. डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, बोल पाएंगे मैम कि सुने ही नहीं है? ये कैपिटल रिजर्व जानते हैं? थोड़ा सा और बेटर आंसर दीजिए मैम. आप शेयर्स किए हैं तो SF to CR वो एक कैपिटल रिजर्व था, और एक जगह पे कैपिटल रिजर्व कब आता है? अदर देन कैश का क्लास कर पाए थे मैम? किसी कंपनी को सस्ता में खरीदेंगे ना तब भी कैपिटल रिजर्व आता था. महंगे में लेते थे तो गुडविल, सस्ते में लेते थे तो कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व इज अ कैपिटल प्रॉफिट, इट्स अ गेन, इट्स अ प्रॉपर रिजर्व विच इज हैपनिंग on something that does not happen on a regular basis. But what is reserve capital? सेम लग रहा है ना सुन के, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, एक ही होगा. क्या लगता है सर? कैपिटल रिजर्व हो गया. नहीं, बेस्ट पार्ट इज रिजर्व कैपिटल, रिजर्व ही नहीं है. क्या होता है, कंपनी के कुछ प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी को खड़ा करते हैं, वो लोग ना पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाते. तो मान लीजिए ईशानी ओनर है, तो ईशानी ने अभी तक 1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, पर 8 रुपये ही लगाए हैं. ये 2 रुपये रिजर्व कैपिटल के तौर पे रहेगा. जब कॉल किया जाएगा लिक्विडेशन के टाइम पर, जब पैसों की नीड होगी, दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल दैट रिमेन्स अनकॉल्ड, दैट इज नोन एज रिजर्व कैपिटल. कि फ्यूचर में अगर, तो बेस्ट, कितना बच्चा लोग ये समझ पा रहा है अगर पढ़ाई की है? जैसे हमको याद है मोनल बहुत प्राउडली इसका आंसर देती हैं. कंटिंजेंट लाइबिलिटी है ये, अभी तक वो लाइबिलिटी आया नहीं है, हाँ या ना? आप मांग चुके हैं क्या ये पैसा? कब मांगेंगे? लिक्विडेशन के टाइम पर आप ओनर से ये पैसा मांगेंगे. सो एक पक्का प्रॉफिट है, रिजर्व है, और दूसरा लाइबिलिटी तक ही नहीं है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी. आज बुक्स में वो है ही नहीं. ये नहीं पूछा तो अश्विन बच्चा बोलता भैया मेरा पैसा वापस करिए, कि आया नहीं सवाल. ये पूछ लिया कि व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, वेयर डू यू शो इट इन बैलेंस शीट. अभी एक ही तो सवाल हुआ, कैपिटल रिजर्व वर्सेज नॉन रिजर्व कैपिटल ना पूछकर रिजर्व कैपिटल कहाँ दिखाएंगे आप? क्या लिखेंगे? आपका जवाब क्या होगा? वेयर वुड यू डिस्क्लोज रिजर्व कैपिटल इन द बैलेंस शीट? बोलेगी, रुकिए ना. अच्छा, वेयर वुड यू डिस्क्लोज कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम?
reserves and surplus, equity share capital, calls in arrear, deducted from subscribed and not fully paid and directly taken to share capital. Then share forfeiture, added to subscribed and not fully paid or fully paid, added to notes to accounts. Now same question, where would you show capital, reserve capital? Reserve capital will not be showed in the balance sheet, it will be shown as a footnote. It will be shown as a footnote under the balance sheet as it is a contingent liability. बोलिए सर. सर शेयर्स तो ट्रांसफरेबल हैं. धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी बन गए. ही इज प्रमोटर डायरेक्टर. इवन दो तब वो पैदा भी नहीं हुए थे जब रिलायंस खड़ा हुआ था. बट इफ प्रमोटर डायरेक्टर ट्रांसफर्स हिज शेयर्स टू हिज हेयर, दे बिकम द प्रमोटर डायरेक्टर नाउ. है ना, प्रॉपर्टी है ना सर. ये क्लियर है. दूसरा चीज, कुछ ऐसा और एग्जांपल बताइए मैम जो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा. अगेन मनी बैक गारंटी, कंटिजेंट लायबिलिटी का कोई और एग्जांपल अंकित. लॉ सूट पेंडिंग तो कॉमन है सर. देखिए लॉयर है घर पे, 3 लॉयर है तो जवाब तो लॉ सूट का होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट सर समथिंग रिलेटेड टू अकाउंटिंग, लॉ सूट्स पेंडिंग अगेंस्ट यू. इज इट नेसेसरी? यू विल लूज, बट यू माइट लूज. कहाँ दिखाएंगे इसको भैया? बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाएंगे, पर नोट्स टू अकाउंट्स में दुनिया को बताएंगे कि हमारे खिलाफ एक केस चल रहा है. हाँ होता है, कैश टैक्स का लेके इवेजन का केस चल रहा है. तो अगर हार गए तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को लंबा पैसा देना होगा. हाँ लाइनल मेसी पे चल रहा है सर. हाँ देख के बताइएगा अगर कुछ याद आए तो. हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, बचपन में याद करिए. वही बात है, हम सो सॉरी सीबीएसई स्टूडेंट्स, आपके साथ गलत हुआ है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब हटा दिया गया है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी. ये आपके एग्जाम में नहीं आया ना ईशानी, एलएसए का फेवरेट क्वेश्चन है. बाकी स्कूल का नहीं पता, पर एलएसए में ये पूछेगा ये कहाँ जाता है. हम आपको आज लिख के दे सकते हैं. बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड. लेट मी रिमाइंड यू व्हाट अ बिल रिसीवेबल वाज. कॉपी दे. ये कागज पे लिखा हुआ है, आई अनुज गुप्ता अग्री टू गिव रोहिन खन्ना अ सम ऑफ 1 लाख ऑफ रुपीज. मोनल ये मेरे लिए क्या है? मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल. मैं जाके बैंक को बोलता हूँ मैम मेरे को 3 मंथ्स बाद मिलेगा, आप मेरे को आज 95,000 रुपीज़ दे दो. 3 मंथ्स बाद आप अनुज से जाके पैसा ले लेना. बैंक बोलता है कि बेटा अगर तुम नहीं दे पाए, सॉरी अनुज मना कर दे, तब बोला हम दे देगा. भाई लोन कौन ले रहा है? अनुज की हम. अगर अनुज डिफॉल्ट करेगा किसका लायबिलिटी बनेगा? तो मैंने ना ये बिल जो था ड्यू डेट मई को है, मई समझते हैं 1 मई, और मैंने ये डिस्काउंट कर लिया 31 मार्च को. ऑन 31 मार्च, ट्रू फॉल्स, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अनुज माइट डिसऑनर. ऑन 31 मार्च जो मई में ड्यू डेट है, इट इज पॉसिबल दैट अनुज में डिसऑनर द बिल. ट्रू फॉल्स, इट इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर मी. अनफॉर्चुनेटली फालतू में क्लास 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज हटा दिया सीबीएसई का. बट सोच कर देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं करने से कितना मुश्किल आ जाता है कि बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड. बच्चा बोलता है मेरा बिल रिसीवेबल एसेट है. हेलो, यू हैव डिस्काउंटेड द बिल, इट इज नॉट नो लॉन्गर योर एसेट. ओनर अब बैंक है इस बिल का, मैं हूँ ही नहीं, मैं पैसे ले चुका हूँ बैंक से. इट इज नथिंग फॉर यू. येट there is a probability that the person may not pay money and you will have to pay it back to the bank. So therefore दो मेन बात याद रखिएगा, रिजर्व कैपिटल और बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड. ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कंटिजेंट लायबिलिटी होती हैं, ये किसी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनेंगी. अब ध्रुव बेचारा परेशान था कि भैया आप हमको क्यों बुला लिए, मेरा तो 2nd टर्म में है. एमपी बिरला की कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे हैं हमको क्यों बुला लिया, हमारा तो 2nd टर्म में. देखिए आपका प्रोजेक्ट होगा रेशियो एनालिसिस पर. अब रेशियो एनालिसिस आप कर नहीं सकते जब तक आप बैलेंस शीट सीखे नहीं. क्यों? क्योंकि आपको सवाल में करना है कि कोई भी एक कंपनी का या अपना बनाया हुआ सवाल का बैलेंस शीट का रेशियोस. सो until unless you understand what shareholders fund is, the formula is shareholders fund by total assets.
आपको रिजर्व पहचानना ही नहीं आएगा, कौन सा कैपिटल रिजर्व है, कौन से रिजर्व कैपिटल है, उसमें ही आप अंतर नहीं कर पाएंगे, तो आप रेशियो कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिला के शेयर होल्डर्स फंड में वो जाएगा, वो अगर आपको पता ही नहीं है तब तो आप दिक्कत में है ना, तब तो सवाल नहीं बना पाएंगे आप। तीसरा चीज नॉन एकेडमिकल है पर आप लिख लें, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। ये ना आज के ज़माने में पॉसिबल ही नहीं है, जानते हैं क्यों? सब कुछ डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में है। पहले क्या होता था ना, फिजिकल कॉपी होता था, शेयर कागज में मिलता था आज। तो क्या है, अगर अभी शेयर नहीं देना, एक तो वारंट दे दो, हाँ ना, कागज के बदले शेयर दे देंगे। अभी तो सर इलेक्ट्रॉनिक है। डीमैट का फुल फॉर्म जानते हैं ना? हर्षद मेहता कांड के बाद से भी ये डिसाइड किया कि कोई भी शेयर कागज फॉर्म में नहीं होगा। जो ट्रेडिंग करना है, परचेज सेल करना है, जाओ इलेक्ट्रॉनिकली करो। अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स हैं, उनको जमा करो बैंक में, बैंक आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपके डीमैट अकाउंट में, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट में डाल देगा। बट कुछ भी एसेट शेयर्स फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेंगे। सो इसीलिए अब ये रिडंडेंट हो गया है, क्योंकि शेयर वारंट बोलकर कुछ बचा ही नहीं। बट अभी भी ट्रेड होते हैं और फ्यूचर ऑप्शंस में भी होते हैं, क्योंकि वारंट्स का एक अलग डेरिवेटिव वैल्यू है, सो उनकी एक अलग ट्रेडिंग चलती है। सेकेंड हेडिंग, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक दैट दिस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। नो, it is absolutely a separate heading. It is called share application, money pending allotment. Priyanshu, what is my first installment when I do issue of shares? Application. Is it necessary like in every sum I will have to do allotment just instantly, or I could wait for 3-4 months? Until unless you have allotted the shares, can you make them the owners? You have received application, but you haven't allotted the shares to anyone. Liability तो है, शेयर कैपिटल नहीं है। आज के ज़माने में बताइए मैम, ये बकवास है, ये हो नहीं सकता। कारण इंस्टॉलमेंट्स होता नहीं है भैया। तो बच्चा एक बहुत क्यूट सवाल पूछता ही है, जब होता नहीं तो पढ़ाते क्यों है? भाई होता तो बहुत कुछ नहीं जीवन में, थोड़ी ना वो आपका जस्टिफिकेशन है। होता तो बहुत कुछ नहीं है, पर जी अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, हाँ बोल सकते हैं इन अ वे कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन है, करेक्ट। ओनर बना ही नहीं अभी तक। बोलिए, क्लियर है? थर्ड हेडिंग, अभी लाइबिलिटी ही चल रहा है। हाँ, थर्ड हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी। जुगल आपसे पूछ रहे हैं सर, हाँ वापिस से, शेयर कैपिटल में क्या क्या डालेंगे? प्रेफरेंस है, कौन सा? पेड अप, कॉल्ड अप रहा तो लेस कॉल्स इन अरियर करना होगा। एड शेयर फॉर फीचर कहाँ दिखाएंगे? एडिड टू शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल में फाइनल अमाउंट क्या जाता है? कितना पैसा मिला। रिजर्व इन सरप्लस का 10 आइटम बताइए, 8 बता दीजिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कॉम्पनसेशन रिजर्व। कोई ऐसा रिजर्व जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल लिखने से 0 देगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखने से 0 देगा। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखना होगा पूरा, तब जाके मार्क्स मिलेगा। चलेगा? हम आपको मतलब इट्स अ वेरी बैड थिंग टू से, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मतलब ये पढ़ाना पड़ता है क्योंकि शेड्यूल 3 में है। एकेडमिकली इसका रेलेवेंस भी नहीं है। मीन्स लड़ाई अपना यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे चालू करने से पहले एक सवाल और है,
हम अनंत से पूछना चाहते हैं सर, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में अंतर क्या है? अच्छा, एक बार जोर से बोलिए, क्योंकि बच्चा लोग को ये याद रखना है कि ये गलत आंसर है। बोलिए सर। 1 ईयर के अंदर करंट लायबिलिटी है, 1 ईयर से ज्यादा नॉन करंट लायबिलिटी है। बच्चा का मुंह देखिए, सोहम बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, ठीक ही तो बोल रहा है। नहीं, देखिए कंपनी में ना थोड़ा चेंज हो जाता है सर। हम 1 ईयर का कॉन्सेप्ट कंपनी में नहीं देखते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारा, विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। 1 ईयर का लॉजिक गलत नहीं है अनंत। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर में 1 साल का लॉजिक एकदम सही है। मतलब हम आपका वर्ड्स को एकदम स्पष्ट में बता पाए, भैया लंबा लाइबिलिटी है तो नॉन करेंट है, छुटपुट लाइबिलिटी है, अमाउंट का बात नहीं कर रहे हैं, टाइम के बेसिस पर जल्द से जल्द देना है, वो करंट लाइबिलिटी है। तो कैसे डिटरमाइन होगा कौन सा लंबा लाइबिलिटी है और कौन सा छोटा लाइबिलिटी है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम अपना बता रहे हैं, आपका नहीं पता। मेरे लिए एनिवर्सरी हमेशा साल का होता था। आजकल का बच्चा लोग को देखे 1 मंथ एनिवर्सरी मनाता है। अब चलता भी तो उतना दिन नहीं है ना। 1 ईयर एनिवर्सरी तक जाने का मतलब चांस भी बहुत कम है, तो मंथली ही मना लो। पहले हमको याद है ऐसा होता था, क्वार्टरली एनिवर्सरी, 6 मंथ एनिवर्सरी। अभी मंथली है, कुछ साल रुकिए वीकली पे आ जाएंगे हम लोग, कि 1 हफ्ता हो गया, चलो भगवान का कृपा। तो बहुत सब्जेक्टिव टाइप कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, राइट। वो बोल रहा है 1 साल, 1 साल बहुत जेनेरिक है। कारण ये है कि देखिए, किसी कंपनी का जिसका काम है छोटी इलायची बेचना, इलायची कितना होता है बड़ा, इलायची कितना बड़ा आइटम है, छोटा सा है, उसमें भी छोटी इलायची बेच रहा है। उसके लिए लॉन्ग टर्म और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सेम कैसे 12 महीना यार? आप नहीं मान सकते इसको कि दोनों के लिए 12 महीना का लिमिट होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट ने बोला, देखो हमारा रूल है, करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी है, डजेंट मैटर। शॉर्ट टर्म को कंसिडर क्या किया जाएगा? बोल रहा है कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल देखा जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल का तात्पर्य ये है कि आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके डेटर में बेचकर कैश को रिकवर कब करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन रेशियो एनालिसिस विथ मी? सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, goods converted into finished goods, debtors turnover ratio, debtors giving you cash back, that time period मिलाकर is called the working capital, operating cycle sorry, of a company. goods को raw material को finished goods में convert करना, that was inventory turnover ratio. सारा goods हो सकता है क्रेडिट में बेचा हो, कैश में बेचा हो, तो बेसिकली कैश इन्वेस्टेड टू बेसिकली रिकवरिंग दैट कैश, रेवेन्यू इन कैश लगाया, कैश क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इंक्लूडेड, काउंटेड है सर। हम बोल रहे हैं कि इसका डेरिवेशन आपके लिए नहीं है। हम बोल रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीना है, 15 मंथ्स, तो अनंत करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का डिस्टिंक्शन कहां से, 12 महीना से देखा जाएगा कि 15 महीना देखा जाएगा? करेक्ट आंसर। सोचिए, अगर हम आपको बोल रहे हैं प्रियांशु माई क्रेडिटर विच इज पेएबल ऑन 13 मंथ्स, 13 मंथ्स इज मोर देन 12, सो कहां जाएगा आपके आंसर के हिसाब, आपके आंसर के हिसाब से जो गलत है, आपके आंसर के हिसाब से ये नॉन करंट लायबिलिटी में जाता। पर वो बोल रहा है नहीं नहीं, देखो ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन है, 14 महीना में आपको किसी को पेमेंट करना है, 14 महीना तो 12 महीना के ऊपर ही है। तो ये तो हिसाब से, अनंत के आंसर के हिसाब से